नीट 2024 गुड टू ग्रेट, बहुत शानदार आपका रिस्पॉन्स आ रहा है। इसमें हम कर क्या रहे हैं, ये वो कंसेप्ट्स हैं जो आपको आते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा इस चीज को लेकर के थोड़ा सा सोच रहे हैं कि यहां से असर्शन रीजन क्वेश्चन आ सकता है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। तो केवल फैक्चुअल इंफॉर्मेशन से काम नहीं चलेगा। जो एनसीईआरटी में लिखा है वो हमने याद तो कर लिया है, लेकिन केवल याद करने से इस तरह के क्वेश्चंस नहीं होते। तो क्यों ना इसको समझ लिया जाए कि एनसीईआरटी जो कंसेप्ट बता रही है उसके पीछे रीजन क्या है, ताकि हम असर्शन रीजन जैसे क्वेश्चन में अगर एग्जामिनर यहां से क्वेश्चन पूछता है तो फंस ना जाए। तो इसीलिए गुड तो हम हैं ही, हम क्या कोशिश कर रहे हैं, ग्रेट की कोशिश कर रहे हैं। बेसिक लेवल हमें पता है, हम ये चाहते हैं अच्छे से इस पे कमांड करके ये जो रैंक डिसाइड करते हैं उस तरह के क्वेश्चंस की तरफ जाएं। जो ये 3-4 क्वेश्चन बेटे पेपर में ऐसे होते हैं जो ये डिसाइड करते हैं किसी का होगा या नहीं होगा, कौन सी जगह होगा, एम्स में होगा कि नहीं होगा, या मेरी बात मानिए लास्ट में जाकर के जो कंपटीशन है वो कुछ ही क्वेश्चंस का खेल रह जाता है। सो बड़ा अच्छा मुझे लगा कि आप लोग इस तरह का एक एंडेवर कर रहे हैं। तो चलिए, इसमें आप लोगों ने बात करी है इंसुलिन की। अब मैं क्या करूंगा, आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, जीरो लेवल से शुरू करूंगा और आखिर तक जाऊंगा कि असर्शन रीजन में आपसे मैक्सिमम क्या चीज पूछी जा सकती है। इसको हम टोटली फिनिश करने की कोशिश करेंगे। आपने कहा सर इंसुलिन के बारे में बात करते हैं, तो मैं यहां पर कुछ क्वेश्चंस लिस्ट करूंगा। आपसे यह चाहूंगा कि जैसे ही मैं क्वेश्चन पूछूंगा आप अपने इस वीडियो को पॉज कीजिए, उस क्वेश्चन का आंसर समझिए कि क्या है आपके दिमाग में, और फिर आप वीडियो को आगे देखिए। सो सबसे पहले तो यह है कि एग्जामिनर आपसे ये पूछ रहा है कि ये इंसुलिन जो हार्मोन है इसका केमिकल नेचर क्या है। तो मान लीजिए उसने पहला क्वेश्चन तो आपसे ये पूछ लिया कि इसका नेचर बताइए, तो आप ये कहेंगे कि ये पेप्टाइड हार्मोन है। सो दिस बेसिकली इज अ पेप्टाइड हार्मोन। फिर आपसे यहीं से एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या ये सेकंड मैसेंजर सिस्टम के थ्रू काम करता है। सो यहीं से एग्जामिनर एक और क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। सो आपने कहा कि ये जनरेट करता है सेकंड मैसेंजर, और यहीं से आपके पास एक असर्शन रीजन क्वेश्चन आ गया। क्या पूछेगा एग्जामिनर आपसे, वो ये पूछेगा कि क्यों ये टारगेट सेल पर सेकंड मैसेंजर के थ्रू एक्ट करता है। तो रीजन में कहीं ना कहीं ये लिखा होगा कि इसका ये हाइड्रोफिलिक है और इसीलिए इसका सरफेस के ऊपर रिसेप्टर होना चाहिए। ये सेल के अंदर नहीं जा पाएगा, इसका रिसेप्टर आपको सेल के सरफेस पे मिलेगा। हार्मोन फर्स्ट मैसेंजर है, वो इस रिसेप्टर तक आकर के कुछ सीरीज ऑफ रिएक्शंस इनिशिएट करेगा, जिसकी वजह से एक्स कन्वर्ट हुआ वाई में, ये सेकंड मैसेंजर बनेगा, सेल के अंदर जो इंसुलिन के फंक्शंस को कैरी आउट करेगा। सो ये मेरा एक असर्शन रीजन क्वेश्चन बन गया। मुझे समझ में आ गया कि यहां से एग्जामिनर किस तरह से एनसीईआरटी की इस इंफॉर्मेशन पे क्वेश्चन बना सकता है। उम्मीद है ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई। अब दूसरा एक सिंपल क्वेश्चन यहां पर फिर आपसे ये क्या पूछा जा सकता है कि बताइए कि इसका सोर्स क्या है, कौन सिक्रीट करता है। सो कौन सिक्रीट करते में आपसे ग्लैंड पूछा जा सकता है, पैंक्रियास के एंडोक्राइन टिश्यू को आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। अब मुझे बताइए कि क्या आपको यह पता है कि एक्सोक्राइन पैंक्रियास को क्या कहते हैं। सो एक्सोक्राइन पैंक्रियास को पैंक्रियाटिक एसिनाई कहा जाता है। सो पैंक्रियास हो गया, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। फिर उसने पूछा कि कोई और पर्टिकुलर सेल है क्या, तो आपने कहा बीटा सेल। सो बीटा सेल के ऊपर आपसे इंसुलिन के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया। यहीं से पूछ सकते हैं कि क्या ब्लड शुगर लेवल पर कोई और एंटागोनिस्ट हार्मोन पैंक्रियास सिक्रीट करता है, तो आंसर है ग्लूकागन। उसका केमिकल नेचर क्या है, उसका भी केमिकल नेचर पेप्टाइड है। क्या करता है वो, ब्लड ग्लूकोज को बढ़ाता है। इंसुलिन क्या करता है, ब्लड ग्लूकोज को घटाता है। कौन से सेल प्रोड्यूस करते हैं, अल्फा सेल प्रोड्यूस करते हैं ग्लूकागन को। सो मैंने ये कहा कि मेरे से अगला क्वेश्चन उसने एंटागोनिस्ट एक्शन पूछा, एक दूसरे के अपोजिट, लेकिन ये ब्लड शुगर पर है बेटे। सो ये ब्लड शुगर पर ही एंटागोनिज्म है। सो इंसुलिन और ग्लूकागन का जो एंटागोनिस्टिक इफेक्ट है वो ब्लड ग्लूकोज के ऊपर है। कहने का मतलब ये हुआ कि आपका जो ब्लड शुगर की जो नॉर्मल वैल्यू है, जिस टाइम पर ब्लड
ब्लड शुगर इंक्रीज करता है तो बॉडी क्या प्रोड्यूस करती है? इंसुलिन। और फिर ये इंसुलिन ब्लड शुगर को डिक्रीज करता है और डिक्रीज करके इस शुगर को वापस नॉर्मल लेकर के आता है। ऑन दी अदर हैंड ग्लूकागन क्या करता है? जब भी आपकी बॉडी में ब्लड शुगर कम हो जाती है तब आपकी बॉडी ग्लूकागॉन प्रोड्यूस करती है और ग्लूकागॉन ब्लड ग्लूकोज को इंक्रीज करके वापस लेके आता है। तो मैंने दोनों तरफ के क्या बता दिए आपको? कंसेप्ट बता दिए। अब वो टर्म देख लेते हैं। सो इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज कम करता है तो क्या हो गया? हाइपोग्लाइसेमिक हो गया। सो ये क्या हो गया बेटे? हाइपोग्लाइसेमिक। और ये जो ग्लूकागन है ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा रहा है तो ग्लूकागन को हम क्या कहेंगे? हाइपरग्लाइसेमिक कहेंगे। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं यहां पर केवल ब्लड ग्लूकोज पर यह कह रहा हूं कि ग्लूकागन और इंसुलिन एक दूसरे के एंटागोनिस्ट है। अब सवाल यह उठता है कि एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि ये इंसुलिन ब्लड शुगर कम कैसे करता है। सो अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि इंसुलिन ब्लड शुगर कम कैसे करता है? तो यहां पर देखिए बेटे क्या है, ये एक सेल है और इस सेल के बाद में हमने ये कहा कि यहां पास में एक कैपिलरी जा रही है। सो सेल के पास में लेट अस से एक कैपिलरी जा रही है, यहां से कैपिलरी, और इसमें शुगर ज्यादा हो गया, इसमें शुगर ज्यादा हो गया, आपने खाना ज्यादा खाया, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ गया, ग्लूकोज आपने एब्जॉर्ब किया इंटेस्टाइन से, यहां ग्लूकोज बढ़ गया। यहां पर एक ट्रांसपोर्टर होगा, इस ट्रांसपोर्टर को बायोमोलिक्यूल से याद कीजिए, इसे हम GLUT4 कहते हैं। इसका मतलब होता है ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4। ये वो है जो इंसुलिन सेंसिटिव है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है बहुत रीसेंट ईयर्स में ही नीट एंट्रेंस एग्जाम में। सो यहां पर जब इंसुलिन, क्योंकि ये बढ़ गया तो इंसुलिन सिक्रीट हुआ। हमें यह भी पता चल गया कि इंसुलिन सिक्रीट कब होता है? जब ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है। अगर ब्लड की कंसंट्रेशन इंसुलिन की बात कर रही है तो एग्जामिनर मुझसे यह भी पूछ सकता है कि यह किस तरह का स्टिमुलस है, किस तरह का स्टिमुलस है जिसकी वजह से हार्मोन रिलीज हो रहा है। तो आप ये कहेंगे कि बॉडी फ्लूइड में किसी चीज की कंसंट्रेशन बढ़ रही है। यहां से आपको शब्द समझ में आ गया कि ये ह्यूमोरल है। ह्यूमोरल का मतलब आप इम्यूनिटी में भी पढ़ चुके हैं कि एंटीबॉडीज प्लाज्मा में मिलती हैं, वो बॉडी फ्लूइड है, इसलिए इसको ह्यूमोरल इम्यूनिटी कहते हैं, यहां पर इसको ह्यूमोरल स्टिमुलस कह रहे हैं। इतनी बात मुझे समझ में आ गई। और यहां से मुझे इस ब्लड शुगर को कम करना है, दिमाग लगाइए, मुझे यहां पर इस शुगर को कम करना है। तो मैं क्या करूंगा? इंसुलिन की प्रेजेंस में ये ग्लूकोज को सेल के अंदर पहुंचा दूंगा। बिल्कुल सिंपल चीज सोचिए, अगर मैंने ब्लड से इस पर्टिकुलर ग्लूकोज को कहां भेज दिया है? सेल में, तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल क्या होगा? कम हो जाएगा। तो मैंने एक असर्शन रीजन क्वेश्चन यहां पर यह बनाया, इंसुलिन इज अ हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन, सो इंसुलिन फैसिलिटेट्स द अपटेक ऑफ द ग्लूकोज। शब्द देखिएगा, फैसिलिटेट्स, ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है बेटे। ये जो ग्लूकोज ब्लड से निकल के सेल के अंदर जा रहा है, ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है। ये वो ट्रांसपोर्ट कैरियर है जो चाहिए, ये वो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है। इसके लिए क्या चाहिए? इंसुलिन चाहिए। इसे ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर कहते हैं। ये मैकेनिज्म क्या है? फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट है। और हमने ये कहा कि जब ये ग्लूकोज यहां से निकल के सेल में आएगा तो ब्लड में ग्लूकोज लेवल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। सो बड़ी सिंपल बात मुझे समझ में आ गई कि क्यों करता है, कम क्यों करता है? क्योंकि ग्लूकोज पहुंच जाएगा सेल में। बिल्कुल ठीक है। अब यहां पर वो प्रमोट करेगा कि आप इससे एटीपी बना लीजिए। दिस इज कॉल्ड एज यूटिलाइजेशन। सो हमने ये कहा कि एक चीज तो ग्लूकोज ने अपटेक कराई, अपटेक कराने के बाद में उसने यूटिलाइजेशन कराया। यूटिलाइजेशन कराने के बाद में भी अगर और ज्यादा है, मान लीजिए ग्लूकोज बहुत ज्यादा है, जितना एटीपी बना सकते हैं बना लिया, अब एडीपी खत्म हो गया और एटीपी नहीं बना सकते हैं, तो यहां से किसी ना किसी तरह से इसको स्टोर कर लीजिए ग्लाइकोजन बना के। सो साथ में इसने क्या करा दिया बेटे? स्टोरेज करा दिया। सो इंसुलिन क्या कर रहा है? इंसुलिन इज प्रमोटिंग द अपटेक ऑफ ग्लूकोज बाय द बॉडी सेल, द यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज बाय द बॉडी सेल, जितना एटीपी बना सकते हैं, और अगर उससे ज्यादा है तो उसका स्टोर। मान
लीजिए और ज्यादा है। सो होगा क्या कि यहां से ग्लूकोज से पायरुवेट बनाएंगे, पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम ए, और उससे बनाएंगे फैटी एसिड, और इस फैटी एसिड को आप भेजेंगे एडिपोज टिश्यू में, और वहां पे फैटी एसिड और ग्लिसरॉल मिलकर के फैट बनेगा और फैट बॉडी में स्टोर हो जाएगा। सो हमें एक और बात समझ में आ गई कि इंसुलिन की प्रेजेंस में जो एक्सेस ग्लूकोज है दैट इज कन्वर्टेड इनटू फैट और फैट बॉडी में स्टोर होता है। और जब इंसुलिन होता है तो फैट टूटता नहीं है, फैट स्टोरेज को प्रमोट करता है इंसुलिन। इसके अलावा इंसुलिन अमीनो एसिड्स के प्रॉपर एब्जॉर्प्शन में और उनका सेल के ट्रांसपोर्ट तक में मदद करता है। इसका मतलब प्रोटीन एनाबॉलिज्म में मदद कर रहा है। मतलब यह हुआ कि अगर मैं इंसुलिन के मेटाबॉलिक फंक्शन देखूं तो मैंने ये कहा कि उसने कार्बोहाइड्रेट में अपटेक, यूटिलाइजेशन और स्टोरेज को करा, प्रमोट किया, और बेसिकली आपको ये समझ में आ गया इससे ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो गया, ये कार्बोहाइड्रेट पर असर आ गया। फैट पर आपने ये कहा कि इंसुलिन की प्रेजेंस में जो एक्सेस ग्लूकोज है वो कन्वर्ट हुआ फैट में और एडिपोज टिश्यू में स्टोर हो गया। इसीलिए जो लोग कहते हैं, हमें ओबेसिटी की बात समझ में आ गई कि मैं तला हुआ नहीं खाता फिर भी ओबीज हूं, तो वो चीनी ज्यादा खा रहा होगा। सो उसमें बॉडी क्या करती है, एक्सेस ग्लूकोज को फैट में कन्वर्ट करके स्टोर करती है और फैट के ब्रेक डाउन को ये प्रिवेंट करता है। सो इट प्रिवेंट्स द ब्रेक डाउन ऑफ फैट, टूटने नहीं देता। ये भी बात हमें समझ में आ गई। तीसरी चीज जो मेटाबॉलिक असर पता होना चाहिए ऑब्वियसली प्रोटीन पर, तो हमने ये कहा कि अमीनो एसिड का प्रॉपर एब्जॉर्प्शन होगा और सेल में अपटेक होगा, किसकी मदद से, इंसुलिन की मदद से। इसका मतलब इनसे आप प्रोटीन बनाएंगे और इसीलिए ग्रोथ में, ग्रोथ हार्मोन के साथ मिलकर के बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है किसका, इंसुलिन का। सो अगर इंसुलिन की कमी होती है तो ग्रोथ पर भी असर आएगा, क्योंकि प्रोटीन बनाने के लिए जो अमीनो एसिड चाहिए, रॉ मटेरियल, वो उतना बेहतर तरीके से सेल में नहीं पहुंच पाएगा। सो ये मेरे पास मेटाबॉलिक फंक्शन समझ में आ गए, इंसुलिन के मुझे मेटाबॉलिक फंक्शन समझ में आ गए। अब देखिए बेटे, यहां पर एक और चीज समझ लीजिए। अब एग्जामिनर आपसे ये पूछेगा कि मान लीजिए इंसुलिन की कमी हो गई, मान लीजिए इंसुलिन की कमी हो गई। सो जब अगर इंसुलिन की कमी हो गई तो आप जानते हैं मैं बात कर रहा हूं डायबिटीज मेलाइटस की, तो वो पूछेगा प्रॉब्लम क्या है, बताइए प्रॉब्लम क्या है। सो आप ये कहेंगे कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि स्टोर्ड फैट टूटेगा। सो दिमाग लगाइएगा। सो हम गुड टू ग्रेट में जा रहे हैं, हमने कहा स्टोर्ड फैट टूटेगा, टूट के बनेगा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बनेगा। इसको लिवर कन्वर्ट करेगा कोलेस्ट्रॉल जैसी चीजों में, ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल में, और इसका लेवल ब्लड में इंक्रीज होगा। दिमाग लगाइए, इसका ब्लड लेवल क्या होगा, इंक्रीज होगा, और एथेरोस्क्लेरोसिस जैसी चीजें इस मेटाबॉलिक सिंड्रोम में, जिसे हम डायबिटीज कहते हैं, अर्ली एज में होनी शुरू हो जाएगी। दिमाग लगाइए, इंसुलिन की प्रेजेंस में फैट स्टोर होता है, टूटता नहीं। इंसुलिन नहीं है, फैट जो स्टोर था वो टूटने लगा, टूट करके कहां पहुंचा, लिवर में। अगर वो दोबारा फैट बनाएगा तो फिर प्रॉब्लम आएगी, क्या करेंगे उसका, तो इसको ये कन्वर्ट करता है कोलेस्ट्रॉल में, ट्राइग्लिसराइड में, और ये जो कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स है इसको ब्लड में पहुंचा देते हैं, इनका लेवल इंक्रीज होता है, और इसकी वजह से एथेरोस्क्लेरोटिक चेंजेस आएंगे, हाइपरटेंशन वगैरह जैसी चीजें आएंगी, और कोरोनरी आर्टरी डिजीज और स्ट्रोक, जिसे सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट कहते हैं, उनकी इंसिडेंस बढ़ेगी। ये दो सबसे बड़ी समस्याएं हैं डायबिटिक्स में। सो डायबिटिक्स में सबसे बड़ी समस्याएं हैं। आई होप दिस इज नाउ एब्सोल्युटली क्लियर। आपको समझ में आ रहा है, आपकी एनसीईआरटी के हिसाब से हर चीज को देख रहे हैं कि ये क्या काम हो सकता है। इंसुलिन पे मान लीजिए एग्जामिनर इससे भी आगे जाकर के, इससे आगे जाकर के का मतलब होता है कि एनसीईआरटी बेस्ड एक और क्वेश्चन आपसे पूछता है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि एक सेल है और सेल को एनर्जी तो चाहिए बेटे, दिमाग लगाइएगा, सेल को एनर्जी तो चाहिए। अब जनरली इसके लिए वो प्रेफर करता है ग्लूकोज, इसके लिए प्रेफर क्या करता है बेटे, ग्लूकोज, और ग्लूकोज अब आ नहीं रहा। क्यों? क्योंकि
क्योंकि इंसुलिन की कमी है, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं, इंसुलिन नहीं है या बहुत कम है। सो मतलब कहने का यह है कि ब्लड में जितना मर्जी ग्लूकोज हो लेकिन सेल को नहीं मिल रहा क्योंकि इंसुलिन की कमी है। यह बात आपको समझ में आ गई कि हाँ सर, यह बात बिल्कुल क्लियर हो गई और हमें समझ में आ रहा है कि क्यों हम एमबीबीएस करना चाहते हैं और किस तरह से ह्यूमन बॉडी में कितना इंटरेस्टिंग फिनोमिना हो रहा है। और यह तो काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लग रहा है, इसको पढ़ने में मजा आ रहा है। सो हमने कहा कि ये इंसुलिन है बहुत, लेकिन सेल को नहीं मिल रहा और सेल को चाहिए एनर्जी। अब कैसे मिलेगी एनर्जी ये? सो वीडियो रोकिए और सोचिए ये एनर्जी मिलेगी कैसे। तो मिलेगी ऐसे कि सेल जो है ये एनर्जी फैटी एसिड से लेगा और फैटी एसिड को कन्वर्ट करेगा एसिटाइल कोएंजाइम ए में, याद कीजिए एम्फीबॉलिक पाथवे, और फिर उसको क्रेब्स साइकिल में डाल के एटीपी बना लेगा। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। होगा ये कि अब ये एनर्जी फैटी एसिड से लेगा और ये जो फैटी एसिड है इसको एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट करेगा, क्योंकि एनर्जी तो चाहिए और एनर्जी तो एटीपी से ही मिलेगी। और एटीपी बनाने का जो तरीका है वो तो वही तरीका है और उसी पाथवे में जिससे भी आपने एनर्जी लेनी है उसे एंटर करना पड़ेगा। तो फैट से एनर्जी किसी दूसरे पाथवे से नहीं लेते, फैट के किसी इंटरमीडिएट को उसी रेस्पिरेटरी पाथवे में घुसना पड़ेगा जिससे एटीपी बनता है। और यहां पर जब आप फैटी एसिड से लेते हैं तो वो एसिटाइल कोएंजाइम ए की तरह घुसता है। ये भी आपको रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में बिल्कुल क्लियर कट लिखा हुआ है एनसीईआरटी ने। अब आप समझ रहे हैं मैं किस तरह से गुड टू ग्रेट की तरफ जा रहा हूं। ये सब चीजें एनसीईआरटी में छितरी पड़ी हैं, मैं उनको एक जगह क्या कर रहा हूं, इकट्ठा कर रहा हूं। खैर, इतनी बात मुझे समझ में आ गई। तो अब मैंने ये कहा कि ये जो फैटी एसिड से मैंने एसिटाइल कोएंजाइम ए कन्वर्ट किया है, इसको हम लेटस से, ये एनसीईआरटी के बाहर है, ये गुड टू ग्रेट में थोड़ा सा याद रखिए, इसको बीटा ऑक्सीडेशन कहते हैं। नाम याद ना रहे कोई बात नहीं, इसमें कुछ टॉक्सिक प्रोडक्ट बनते हैं जिसे कहते हैं कीटोन बॉडीज। सो ये चीज याद रखिएगा कि इसमें कुछ टॉक्सिक प्रोडक्ट्स बनते हैं, उन टॉक्सिक प्रोडक्ट्स को आप कीटोन बॉडीज कहते हैं और फिर ये यूरिन में पास होता है। इस कंडीशन को कीटोन यूरिया कहते हैं। अब आपको समझ में आ गया कि मैं क्यों कह रहा हूं इस बात को। और क्योंकि डायबिटीज ब्लड ग्लूकोज लेवल में 200 मिलीग्राम % से ज्यादा होगा अगर ग्लूकोज का लेवल, तब हम ये कह रहे हैं कि डायबिटीज है। और प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर ये लेवल 180 मिलीग्राम % से ज्यादा है तो यूरिन में ग्लूकोज पास होगा, उसको आप ग्लाइकोसूरिया कहते हैं। सो अगर किसी के यूरिन में ग्लूकोज पास हो रहा है तो एक बात तो आप ये कह सकते हैं कि उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल सर्टेनली 180 मिलीग्राम % से ज्यादा है, डायबिटीज होने की संभावना काफी ज्यादा हो गई। और साथ में अगर कीटोन यूरिया है, इमीडिएटली आपको समझ में आ गया कि मैं कौन सी लाइन आपकी एनसीईआरटी की आपको समझा रहा हूं। साथ में अगर कीटोन यूरिया है तो एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है कि आपने रट लिया ग्लाइकोसूरिया एंड कीटोन यूरिया इज इंडिकेटिव ऑफ डायबिटीज मेलाइटस, तो मैंने ये कह दिया कीटोन यूरिया इज इंडिकेटिव ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। अब मैं रीजन क्या दूं? सो रीजन मुझे समझ में आ गया कि गड़बड़ क्या हो रही है कि इस टाइम पर इंसुलिन है नहीं, ग्लूकोज से एनर्जी मिल नहीं रही, फैट से एनर्जी लेनी है, बीटा ऑक्सीडेशन किया फैटी एसिड का जिसमें कीटोन बॉडीज बनी और वो यूरिन में पास हो रही है। और अगर कीटोन यूरिया हो रहा है तो मुझे पता है इंसुलिन की क्या होनी चाहिए, डेफिशिएंसी होनी चाहिए। और मुझे समझ में आ गया कि यहां पर ये डायबिटीज हो सकती है। इंसुलिन पे आपसे और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? सो इंसुलिन को हम एक और जगह से जोड़ लेते हैं। तो आपने इसके बाद इंसुलिन पढ़ा, एक ऐसा प्रोटीन है जिसका जो फाइनल प्रोडक्ट है उसमें 2 चेन्स होती हैं, ए और बी। टोटल नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स 51 है। ये आपस में जुड़े हैं बेटे, याद करिए, डाइसल्फाइड बॉन्ड से। डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है सिस्टीन अमीनो एसिड्स के बीच में। सिस्टीन अमीनो एसिड सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड है। आपने इसके बारे में भी पढ़ा है, फ्रेड सेंगर। फ्रेड सेंगर वो जना था जिसे 2 बार नोबेल प्राइज मिला। एक बार प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर बताने के लिए, जिस प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर फ्रेड सेंगर ने बताया वो इंसुलिन था। इसके अलावा एक उनको मिला ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग का मेथड बताने के लिए, वो हम बाद में बात करेंगे। सो इतनी बात आपको समझ में आ गई। फिर आपको यह पता है कि अगर आप किसी को डायबिटीज मेलाइटस है, खास तौर पे इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस है, तो उसकी प्रॉब्लम यह है कि अगर हम उसे पोर्साइन
पोर्साइन और बोवाइन इंसुलिन दें जो एनिमल सोर्स से मिलता है, पिग से और कैटल से। सो अपार्ट फ्रॉम अदर प्रॉब्लम्स लाइक स्लॉटरिंग द एनिमल्स, लाइक रिलीजियस इश्यूज, एक प्रॉब्लम ये है कि इट इज दो वेरी नियर टू द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन इंसुलिन बट इज नॉट एग्जैक्टली ह्यूमन इंसुलिन, और इसीलिए कुछ लोगों में ये एंटीजेनिक हो सकता है। इसीलिए हमने बनाने की कोशिश करी। आप समझ गए हम कहां पहुंचे हैं? हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए पर पहुंचे हैं। हमने ह्यूमन इंसुलिन बनाया, आरडीएनए टेक्नोलॉजी से बनने वाला पहला थेराप्यूटिक प्रोडक्ट ये था। देखिए कितने सारे मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं। पहला थेराप्यूटिक प्रोडक्ट ह्यूमन इंसुलिन था, और ये इंसुलिन हमने एली लिली कंपनी ने जब बनाया तो ई कोलाई में अलग अलग कॉलोनी से एक से ए चेन बनाया, एक से बी चेन बनाया, बाद में दोनों को डाइसल्फाइड लिंकेज से जोड़ दिया। ऐसा क्यों करना पड़ा? एक और क्वेश्चन, आपको यह पता है कि इंसुलिन आपकी बॉडी में प्रो हार्मोन की तरह बनता है, बीच में एक सी पेप्टाइड होता है, इसको हटाना होता है, और आर्टिफिशियल कंडीशंस में सी पेप्टाइड को हटा नहीं पा रहे थे, और इसीलिए ई कोलाई बैक्टीरिया, फिर याद रखिए मैंने क्या कहा, ई कोलाई बैक्टीरिया को लेकर के एक बैक्टीरियल कॉलोनी से ए चेन बनवाई, एक से बी चेन बनवाई, और बाद में उनको आपस में जोड़ के इंसुलिन या ह्यूमन इंसुलिन बना दिया, जिसका एक मेन बड़ा एडवांटेज ये होगा कि वो एंटीजेनिक नहीं होगा, उससे रिएक्शंस नहीं होंगे। सो ये वही इंसुलिन है जिसमें बायोमोलिक्यूल्स से लेकर के रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी तक। अब एग्जामिनर किसी भी तरह परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से इस क्वेश्चन को पूछता है तो मैं गुड टू ग्रेट की तरफ जा चुका हूं, मुझे पता है कि किस तरह से इस क्वेश्चन को आंसर देना है। सो उम्मीद है आपको इससे फायदा हो रहा होगा। बहुत शानदार आपने क्वेश्चन पूछा। इस तरह के जो भी आपके क्वेश्चंस हैं मुझसे आप पूछिए, और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज एंड माय कैपेबिलिटी आपके साथ उसमें शेयर करने का, हैंड होल्ड करने का। एंड इस टाइम पर बेटे इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइम। यू मस्ट आस्क एंड आई मस्ट डिलीवर व्हाट यू वांट। थैंक यू सो मच।